मेरी क्योंकि घर की माली हालत बहुत ठीक नहीं थी, बिकॉज पैसों की ज़रूरत थी, कर्ज था, सब कुछ। साईं बाबा के पास पहुँचे, वहाँ से देख रहे हैं, अब वो कुछ इस स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ कनेक्ट बना उनके साथ लाइफ के अंदर की कुछ मौका तो दीजिए, कुछ करना तो है। मुझे एक्टर बनना था। मुझे लगता था कोई मेरे पे भरोसा करे, दाव लगा दे। लेजी नहीं बोल सकता, मेरा कुछ ये लगता था मैं ऑडिशन बहुत गंदा करूंगा पर एक्टिंग अच्छी कर लूँगा। कई बार मैंने जीतू जी को भी देखा वहाँ पे लाइफ में, कि मैंने कभी जीतू जी को देखा ही नहीं था, ऐसे आमने फिल्मों में देखा हुआ था। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद जिसने मुझे बुलाया था, जिससे मुझे मिलना था, वो नाम मैं भूल गया। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक्चुअली वी आर मेकिंग अ शो कॉल्ड कहानी घर घर की, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट द शो। अब मुझे राइटिंग वाइटिंग कुछ आती नहीं थी, मैं तो असिस्ट करने जा रहा था। मैंने उनसे झूठ बोल दिया। उसमें बड़े पायलट्स बनते थे, बड़ा प्रोड्यूसर पायलट बनाते थे, मैं नाम लिया, मैं रमन कुमार का पायलट कर रहा हूँ, मैं इसका पायलट कर रहा हूँ, मैं सब झूठ कहा था। वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई और वहाँ से मेरी पहली बार मुलाकात हुई एकता जी के साथ। जब मेरे साथी कॉलेज पढ़ने जा रहे थे तब मैं बालाजी जाता था, और जब मेरे साथी नौकरी ढूंढ रहे थे तब तक मैंने तो अपना घर बना लिया था। तो उनके जो पहले बोलते थे, अरे पांडे के लड़के के साथ मत खेलो, पांडे का लड़का बर्बाद कर देगा तुम लोग को, अब वो बोलते थे कि अरे पांडे का लड़का तो सेटल हो गया, अभी तुम लोग अपना अपना देख लो, तुम्हारा क्या चल रहा है, मतलब वो चलता था। नमस्कार, आपका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आज यूएनएन मीडिया के ऑफिस में एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बात करके मैं भी काफ़ी खुश हूं। इनके जर्नी पे मैं बहुत पहले से रिसर्च कर रही थी और इनसे बात भी करना चाह रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस एक्टर की बात कर रही हूँ, तो मैं किसी एक्टर की नहीं, मैं एक ऐसे हीरो की बात कर रही हूँ जिन्होंने कहानियों को कई कहानियाँ लिखी। इन्होंने एज अ राइटर शुरुआत किया और एज अ डायरेक्टर कई फिल्में की, चाहे वो भोजपुरी हो या फिर टीवी सीरियल्स। मैं अपने चैनल पे पहली बार स्वागत करना चाहूँगी महेश पांडे जी का। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर आपकी जर्नी तो काफ़ी अच्छी है, देखते हैं जैसे आपने काफ़ी सीरियल्स की हैं, अभी गुप्ता ब्रदर्स का था, अभी बैक टू बैक आप बनारस में यूपी में शूटिंग करने जा रहे हैं, भोजपुरी की कई बड़ी फिल्में की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें उस महेश पांडे के बारे में बात करना जिसको कोई नहीं जानता था। बहुत ही हम्बल स्टार्ट है। बेसिकली पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे और हम एक चौल में मुंबई में रहा करते थे, और वहाँ से फिल्मों का शौक़ बचपन से रहा। फिल्में देखते रहे क्योंकि मेरे माता पिता को फिल्म देखने का बड़ा शौक़ था, तो वो ले जाते थे मुझे साथ में, बिकॉज वो भाइयों के साथ छोड़ नहीं सकते थे मुझे घर के अंदर, बिकॉज वो बहुत बड़ा मस्तीखोर था, तो मार पिटाई करता रहता था उनके साथ, तो वो हमेशा मुझे फिल्में दिखाने ले जाते थे। तो वो बचपन से वो जो बड़ा पर्दा होता था, वो भोजपुरी फिल्में मोस्टली ज़्यादा देखने जाया करते थे। तो जब वो फिल्में देखता था, बड़ा पर्दा बड़ा अट्रैक्ट करता था लाइफ के अंदर की, और कोई ऐसा दिमाग में नहीं था कि एक दिन कोई सिनेमा में कुछ करेंगे या टीवी में कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, एक शौक़ पैदा हुआ, और ओबियसली सबको पहला शौक़ पैदा यही होता है दैट कि वो इसको हीरो बनना है या एक्टर बनना है। तो मेरे में भी वो आया कि मैं करना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ। पढ़ाई छूट गई, मैंने ही छोड़ दी पढ़ाई, बिकॉज पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो एज़ यूजुअल जैसे हर फैमिली में होता है जहाँ पे कि पढ़ाई बड़ा मैटर करती है, क्योंकि माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, तो वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो हम तीनों भाई नहीं पढ़े बेसिकली। तो मुझे लेकर बेसिकली मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे भैया कुछ काम करने लग गए थे, दोनों भैया कुछ काम कर रहे थे और मैं काम नहीं कर रहा था, और मैं 18-19 साल का हो चुका था। कन्फ्यूजन में बहुत चलता था। कभी क्रिकेट खेलना होता था तो शिवाजी पार्क चले गए, वहाँ पे क्लब में एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ पे कोच आए, कोच ने आके बोला यार तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, बिकॉज तुमको गेंद देख के डर लगता है, तो तुम कुछ और करने के लिए पैदा हुए हो, तो तुम कुछ और ट्राई मारो, तुम्हारी लाइफ में कुछ और भी हो सकता है शायद, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम। फिर वहाँ पे आए, घर पे माता पिता को इस बात के बारे में बताया, तो मेरी माता जी थोड़ी सी ज़्यादा परेशान कि अरे तुमको बोल रहे हैं कुछ कर लो, पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो लाइफ के अंदर, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या करो। मैंने बोला मुझे एक्टिंग करनी। अक्सर होता है, जैसे मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ कि मेरा भाई आया और मम्मी से बोलता है कि मेरी कोच ने बोला कि ये तुम नहीं कर सकते, मेरी मम्मी तो लड़ने पहुँच जाती है, मेरे बेटे को कैसे बोला, ऐसा कोई सीन नहीं होता था? नहीं, मेरी माँ बहुत प्रैक्टिकल रही है लाइफ के अंदर। मेरे पापा उल्टे ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, और अगर वो इमोशनल नहीं होते तो मैं यहाँ पे भी नहीं होता। मेरी माँ बड़ी प्रैक्टिकल रही है लाइफ के अंदर। उनको ये कहना हमेशा होता था कि एक पॉइंट तक जब तक लड़कपन है आपका, तब तक आपको जो मस्ती करना है आप कर लीजिए, लेकिन इवेंचुअली लाइफ में आपको कमाई का एक ज़रिया होना चाहिए आपके पास लाइफ के अंदर। तो हमारी एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे जो होटल खोल के बैठा दिया गया, क्योंकि एक्टिंग में भी कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन बहुत ट्राई किया, बहुत स्ट्रगल किया, फिर किसी ने जूनियर आर्टिस्ट बना दिया हमको, वो भी नहीं मालूम था, हमको ये लग रहा था कि हम कैमरे पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कैमरा फेस किया था, लेकिन वो एज ए जूनियर आर्टिस्ट किया था, वो कैंपस सीरियल आता था 1992 में जी पे।
तो तब मैं 96 में गया था बेसिकली, पहली बार वहाँ पर नेशनल कॉलेज में शूट चल रही थी। सो आई वेंट एंड वहाँ पे कोई बॉक्सिंग का सीक्वेंस था और वहाँ पे सन्नी 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 कर रहा था वहाँ पे बैठ के। हमने किया, डायरेक्टर थे संजीव भट्टाचार्य, अब तो वो है नहीं बेचारे। तो मैं उनके पास जाके पूछा भी, सर मेरा शॉट कैसा था? ही लुक्ड एट मी लाइक दिस, वेरी नाइस, अच्छा था। लेकिन मतलब फिर उनके साथ जुड़ा, वहाँ पर उनके सीरियल्स में छोटे छोटे सीन्स करता था, लेकिन लाइफ वॉज नॉट मूविंग एनीवेयर, लाइफ वहीं पे घूम रही थी बेसिकली, ज़िंदगी वहीं पे चल रही थी। एंड वन डे देन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब जाओ तुम दुकान पे बैठो, दुकान चलाओ, होटल चलाओ। मैं होटल चलाने भी चला गया। फिर पिताजी एक दिन आए, फिर पिताजी ने मुझे देखा कि मैं मन मार के कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो उन्होंने बोला ये नहीं करना, जो करना है लाइफ में करो, तुम जाओ, देख लेंगे क्या करना है, बाकी 2 बच्चे ना। तब तक आपको नहीं पता था कि एग्जैक्टली आपको करना क्या करना है? मेरे को अभी नहीं, मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना है। फिर मैं थिएटर करने की कोशिश करने लगा, तो थिएटर करने गया तो फिर मेरी मुलाकात सरफराज भाई से हुई, कादर खान साहब के बेटे। तो कादर खान साहब के ग्रुप में मैं घुस गया, कल के कलाकार। अब वहीं से पहली बार मेरी, क्योंकि घर की माली हालत बहुत ठीक नहीं थी, बिकॉज पैसों की ज़रूरत थी, कर्ज था, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं जब आप 19-20 साल के हो जाते हो लाइफ में और आपको लगने लगता है कि अब जो कुछ भी चल रहा है वो कर्ज़ों के पैसे से चल रहा है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं पिंच ज़रूर करता है अंदर से कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, और हेल्पलेस लाइफ के अंदर। सो कोई आया था रिश्तेदार हमारे, तो हम उनके साथ शिरडी भी चले गए। तो शिरडी में हम जैसे जीप में पीछे आपको नहीं दुबाक के आप पीछे बैठ के जाते हो, तो वैसे भी गए, साईं बाबा के पास पहुँचे, वहाँ से देख रहे हैं। अब वो कुछ इस स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ कनेक्ट बना उनके साथ लाइफ के अंदर कि कुछ मौका तो दीजिए, कुछ करना तो है। वो 1 नवंबर 2000 को मैं गया था शिरडी, आई स्टिल रिमेंबर। 2 को वापस आया और 3 को मैं मतलब ऑफिस में गया सरफराज भाई के, और मैंने तब उससे पहले सरफराज भाई को ये बात कही थी कि कहीं कुछ किसी को असिस्ट करने के लिए भी मिल जाए ना, तो कुछ एक 7-8 हज़ार रुपया महीने की इनकम होनी शुरू हो जाए तो भी मैं घर में दे पाऊँगा। तो उन्होंने शायद किसी से बात कर रखी थी, दिलीप रावल करके एक राइटर थे, क्योंकि सास भी कभी बहुती के डायलॉग लिखते थे वो, तो मैं उनको असिस्ट करने वाला था। तो मैं मेरे घर का फ़ोन मोस्टली डेड होता था, बिकॉज हम जिस जगह पे रहते थे नागरदास रोड पे, वहाँ पे अमूमन तौर पे फ़ोन डेड ही होता था। तो सरफराज भाई के ऑफिस का नंबर था, तो उनके फ़ोन पे ऑफिस पे आया कि बालाजी आ जाओ। अब मैंने बालाजी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि बालाजी है कहाँ पर, नहीं देखा था, मैं जाता ही नहीं था, मेरे को ऑडिशन देना पसंद ही नहीं था, और मुझे एक्टर बनना था। मुझे लगता था कोई मेरे पे भरोसा करे, दाव लगा दे। लेजी नहीं बोल सकता, मेरा कुछ ये लगता था मैं ऑडिशन बहुत गंदा करूँगा पर एक्टिंग अच्छी कर लूँगा। तो खैर मैं, दोस्त एक था मेरा कपिल, वो मुझे लेके गया और हम बालाजी में गए। तो पता नहीं, बोलते नहीं कुछ इंट्यूशन होता है लाइफ के अंदर कि आपके साथ कुछ अच्छा घटने वाला है, वो शायद उस दिन मेरे साथ हुआ था। क्योंकि शाम को कुछ अराउंड 6 बजे के आसपास में बालाजी पहुंचा, और वो 2 हनुमान जी हैं काले गेट के ऊपर, बालाजी के गेट पे। तो मैं हनुमान जी का भक्त आदमी हूँ, तो मैंने हाथ जोड़ा और बोला बाबा कुछ तो रास्ता दिखा देना। एंड दैट वो तो बड़ा फिल्मी सा सीन होता है, आपका मेन गेट खुलता है ऐसे बड़ा वाला, और आपको ऐसा लगता है कि बालाजी आपको बुला रहा है वेलकम करने, लेकिन एक्चुअली वो जीतू जी जा रहे थे। तो पहली बार मैंने जीतू जी को भी देखा वहाँ पे लाइफ में, कि मैंने कभी जीतू जी को देखा ही नहीं था ऐसे, आमने फिल्मों में देखा हुआ था। तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम, ही ऑल्सो लुक्ड एट मी, ही जस्ट, उन्होंने एक स्माइल दे दी मेरे को ऐसे करके। तो मुझे लगा मालिक भी वेलकम ही कर रहा है अपने को, क्या टेंशन है, चलते हैं अंदर। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद जिसने मुझे बुलाया था, जिससे मुझे मिलना था, वो नाम मैं भूल गया। तो मैं चला गया कहीं पे 5वें वाले पे, मेरे को जाना था, मिलना था मिस्टर प्रशांत भट्ट से, जो आजकल दंगल के प्रोग्रामिंग हेड हैं। तो मेरे को उनसे मिलना था, लेकिन मेरे दिमाग में आ गई बात कि मुझे प्रभात भट्टाचार्य से मिलना है। वो एक्टर था कहानी घर घर की के अंदर। तो बड़ा घूमते बालाजी में स्ट्रगल करते, बिकॉज उस वक्त शूटिंग भी सारी कहानी घर घर की बोल दीजिए, कसौटी बोल दीजिए, कसौटी तो आया नहीं था, क्योंकि कहानी की शूटिंग बालाजी में ही चलती थी। तो बड़ा भीड़ होता था, बड़ा भीड़ का माहौल होता था उसके अंदर। अब उसमें क्या बोलते हैं, जब हम गए वहाँ पर, तो नीचे गए हम रिसेप्शन पर, और हमने कहा कि देखिए मुझे जिसने बुलाया है ना, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तो कोई यहाँ पर है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरा नाम महेश पांडे, तो कृपया आप उनको इत्तला कर दीजिए। वो राइटिंग के सिलसिले में किसी को असिस्ट करने के लिए बुलाया गया है। तो गई सारिका जी बेचारी, उन्होंने पता लगाया, तो प्रशांत भट्ट चल के आए पहली बार लाइफ में मेरे सामने, एंड वो मुझे अंदर ले गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक्चुअली वी आर मेकिंग अ शो कॉल्ड कहानी घर घर की, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट द शो। अब मुझे राइटिंग वाइटिंग कुछ आती नहीं थी, मैं तो असिस्ट करने जा रहा था। तो मैं देखा इनसे, आप चाहते हो मैं लिखूँ? तो बोला हाँ। अब अंदर से कुछ आवाज़ थी जो कह रही थी हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। मतलब मेरे तो कोई कॉन्फिडेंस था नहीं, मैं ज़ीरो था, मैं तो राइटर भी नहीं था।
मैंने बोला हाँ लिखेंगे। फिर सारा झूठ कहा मैंने वहाँ पे काम, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट था। मेरा ये था कि 3 दिन भी बालाजी में गुजार लूँगा तो कहीं ना कहीं किसी एक्टिंग का छोटा सा रोल मिलने लग जाएगा। सो खैर मैंने उनसे झूठ बोल दिया। उसमें बड़े पायलट्स बनते थे, बड़ा प्रोड्यूसर पायलट बनाते थे, तो मैं नाम लिया, मैं रमन कुमार का पायलट कर रहा हूँ, मैं इसका पायलट कर रहा हूँ, मैं सब झूठ कहा था। तो खैर उन्होंने मौका दिया कि आप ये एपिसोड लिख के ले आइए। मैं रात भर गया घर पे, और घर पे भी कहानी घर घर की ही चल रहा था। जब मैं पहुंचा था तो मैंने घर में जब ये बात कही कि मैं कहानी घर घर की लिखने वाला हूँ, तो किसी ने एक्चुअली मेरे पे बिलीव ही नहीं किया घर के अंदर। बिकॉज इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं वास्तव पिक्चर करने वाला था संजय दत्त के साथ, और वो लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाया, एक्टिंग कर रहा था। तो वो मेरे माता पिता को लग गया था ये इसको लोग घुमा फिरा के बेसिकली भेज देते हैं, पुड़िया बांध देते हैं इसको और ये चला जाता है। तो उनको इस बार भी यही लगा। लेकिन मैं अगले दिन बालाजी गया और मैंने कुछ एपिसोड लिखा था, एक लिखने की कोशिश की। तो मेरा एक सीन बड़ा पसंद आया उनको, तो उन्होंने एक सीन रखा, बाकी सब सीन उन्होंने निकाल दिया। लेकिन वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई, और वहाँ से मेरी पहली बार मुलाकात हुई एकता जी के साथ। बड़ा डरावनी मुलाकात थी वो। खैर उन्होंने, क्योंकि 3-4 दिन तक ना बड़ा बिल्डअप रहा, क्योंकि मैंने उससे पहले एकता जी को भी देखा भी नहीं था लाइफ में। तो मुझे ये भी नहीं पता था, नाम तो पता ही था ऑब्वियसली, उनकी कंपनी में काम करें, लेकिन बड़ा टेरर उनका होता था कि वो आ गई तो रास्ता साफ हो जाता था, कोई दिखता नहीं था, ये था, बड़ा था। तो मैंने ना उनको बड़े बड़े नाम देने शुरू कर दिए थे। मैंने उनका नाम अपने टीम में, हम बैठते थे, मैं था, धीरज सरना राइटर हैं, वो भी थे। हम सबका पहला सीरियल था कहानी घर घर की बालाजी के अंदर। तो मैं प्रशांत के सामने, और अंजना एक सूद है हमारी सीनियर राइटर हैं, तो उनके सामने ना मैं एकता जी को नए नए नाम देता था मीटिंग के अंदर। 3 दिन से मीटिंग का वेट करें, मीटिंग हो नहीं रही है। दिन भर आते थे, एपिसोड लेके बैठे रहते थे, मीटिंग हुई नहीं, बिकॉज वो बहुत बिजी थी। तो मैं रोज़ बोलता था, कभी गब्बर सिंह आई नहीं क्या आज, ये चाइना गेट मिशन है, ये है, वो करके मैंने बड़ी बातें बनाई। तो जब पहली बार मीटिंग हुई तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी क्लास ली हमारी, और क्लास लेते थे वो हंस पड़ी, बिकॉज प्रशांत ने और अंजना जी ने हमारे साथ बेसिकली मेरे साथ बड़ा खतरनाक वाला प्रैंक किया था, उन्होंने प्रैंक कर लिया था, और जिसमें एकता जी ने भी वो किया था। पर एकता जी को मेरा नरेशन करने का तरीका बड़ा पसंद आया। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, क्या है, सारी बात बताई, परिवार की स्थिति बताई, सब कुछ बताया उनको। तो उन्होंने मेरे से एक ही वक्त उस दिन ये कहा कि मैं 18 घंटे काम करेगा तू, फिर ये नहीं बोलना दैट कि मेरे को फैमिली में जाना है, मेरे को छुट्टी मांगती है, मुझे ये मांगता है, फिर मैं अपना टाइम तेरे पे इन्वेस्ट करूँगी, तू भागेगा नहीं। तो बोला हाँ हाँ डन डन, मेरे पास कौन सा काम है, ना गर्लफ्रेंड है, ना बीवी है, ना बच्चा है, कुछ नहीं है, माता पिता है, परिवार है, सब चल रहा है, अब मेरे को अपना काम करना है। सो दैट्स हाउ शी एक्चुअली, उन्होंने मेरे को अपने अंडर लिया। देन वो ज़िंदगी में, मतलब कैन से विद इन 6 months आई वॉज एक्टिंग ऑल्सो। बालाजी के शो के अंदर एक कलीरे करके शो आता था दूरदर्शन पे, DD2 पे। तो सुजैन खान का वो पहला शो था, कसौटी से पहले उनका वो शो था जिसमें मैंने और उसने एक्ट किया था। हम दो हीरो की कहानी थी, तो वो करना स्टार्ट किया, दैट इज़ इन 2001 मार्च। एंड देन वहाँ से फिर कुछ इश्यूज़ हुए, कहानी घर घर की से मैं हटा। तो आई वॉज द यंगेस्ट राइटर, आई वॉज 21 मैंने उस राइटिंग कहानी घर घर की, ऑब्वियसली विथ माई टीम। लेकिन जब कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं कहानी घर घर की नहीं कर पाया, तो फिर मेरे सामने एक शो आया जिसने एक्चुअली मेरी लाइफ बदल दी, दैट वाज कसौटी ज़िंदगी की। तो वो मैंने डे 1 से लिखा उसको, और उससे मैं एक राइटर के तौर पे मेरा अपना एक स्ट्रगल रहा, मेरे को निकाला भी गया बीच में शो के अंदर, लेकिन सीखने की एक जर्नी शुरू हुई वहाँ से। एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, मतलब बैक टू बैक सारे शोज़ हिट होते चले गए। ऑब्वियसली एकता जी का कॉन्फिडेंस आता चला गया। जब मेरे साथी कॉलेज पढ़ने जा रहे थे तब मैं बालाजी जाता था, और जब मेरे साथी नौकरी ढूंढ रहे थे तब तक मैंने तो अपना घर बना लिया था। मतलब इन 2004 में मेरे पास अपना घर था। तो उनके जो पहले बोलते थे, अरे पांडे के लड़के के साथ मत खेलो, पांडे का लड़का बर्बाद कर देगा तुम लोग को, अब वो बोलते थे कि अरे पांडे का लड़का तो सेटल हो गया, अभी तुम लोग अपना अपना देख लो, तुम्हारा क्या चल रहा है, मतलब वो चलता था। तो खैर वो जर्नी वहाँ से रही, उनका बड़ा रहा वो। मैं आज भी अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अच्छा घटता है हमेशा उन्हीं को श्रेय देता हूँ, एकता जी को। और आज 21 साल हो गए उस चीज़ को लेके, आज भी आई एम पार्ट ऑफ दैट कोर ग्रुप ऑफ बालाजी। अभी भी गाए बगाए कोई शो आता है तो मैं लिख देता हूँ। लास्ट में जैसे कयामत की रात लिखा था मैंने स्टार प्लस के लिए। सो वो सब चलता रहता है। लेकिन एक उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, मैंने अपनी एडिटिंग भी वहीं से सीखी, मैंने डायरेक्शन भी वहीं से सीखा, मैंने राइटिंग भी वहीं से सीखी। बिकॉज 24 घंटा मैं वहीं पे रहता था, वहीं पे सोता था, वहीं पे काम करता था। और जितना सक्सेस से ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं,
तो वहीं पे रहा, वहीं पे काम किया और बोलते हैं ना, जितना सक्सेस तो बहुत मिली, पैसा बहुत आया, सब बराबर है, लेकिन जो सीखा, जो मेरे ख्याल से उस ज़िंदगी भर की जो सीख, जो लिखना सीख लिया, तो वो आज भी कहीं ना कहीं इस बात को कॉन्फिडेंस है कि अगर भोजपुरी फिल्में नहीं चलती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी बना लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी का काम करेंगे। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, कहाँ 1996 में क्राउड में खड़े होके सनी सनी चिल्ला रहे हैं, और फिर कहाँ 2000 में आप साईं धाम गए, शिरडी गए, और 2001 में आप बालाजी के बाई चांस पहुंचना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, और वहाँ से किक लगा आपके करियर को। फिर सीरियल से भोजपुरी करियर कब आपने रुक किया? 2004 में बेसिकली बड़ा फ़नी था मेरा आना, मतलब भोजपुरी फिल्में बनाने का फ़ैसला। तो एक झगड़ा हो गया, एक झगड़ा मतलब मैं क्या, मेरी क्या औकात है एकता जी से झगड़ा करने का, वही नाराज़ हो गई किसी बात पे, तो मैंने बड़ा बोला मेरे को काम ही नहीं करना है यहाँ पे, मैंने फ़ोन वोन तोड़ दिया अपना, मैं चला गया वहाँ से। सो मैं बैठ तो गया घर पे जाके, मैं सोचो करूँ क्या, 1-1.5 लाख रुपये तब तक बचाए थे तो वही अकाउंट में थे, तो बोले करूँ क्या इसका, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, लाइक कि मैं कुछ हूँ वैसे करके। सो वो चीज़ जो शुरू हुई, जो शायद दिखावे के लिए थी, वो कहीं ना कहीं फिर लगा नहीं यार एक तरीका हो सकता है, शायद जो आपकी ज़िंदगी में घटता है लाइफ में, वो हमेशा अच्छे के लिए घटता है। जो हम हमेशा बोलते हैं ना दैट कि अरे ये बुरा हो गया, ये घट गया, नहीं, दैट इज़ योर फेज़, जो आपके लिखा हुआ है तकदीर में यहाँ पे कि आपको वो फेज़ तो आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन विद दैट जो एक्सपीरियंस आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगा। तो मैंने अपनी कंपनी खोली और फिर बोला हिंदी पिक्चर बनाने के पैसे थे नहीं, वेरी ऑनेस्टली, और कौन भरोसा करता, मतलब 2004 वॉज वेरी अर्ली, तब तक तो हिंदी फिल्में भी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, वेरी ऑनेस्टली। हाँ, पिक्चरें बनने लग गई थी बड़े, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री बेसिकली थोड़ा सा क्या बोलते हैं पीक पे आना शुरू हुई थी, तो ग्रो करी थी, पिक्चरें 2 बड़ी हिट हो चुकी थी तब तक। एक ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुई थी 2004 में, आई थिंक सो, एंड उसी टाइम पे रवि जी की भी एक पिक्चर थी, पंडित जी बताई ना बिया कब हुई, तो वो भी बड़ी हिट हुई थी, तो लोग थोड़ा सा मार्केट खुलने लग गया था। सो मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं पिक्चर बनाता हूँ यार, मैं अपनी पहली पिक्चर, तो आई रोट माई फर्स्ट फिल्म भोजपुरी में, दैट इज़ घर दुआर, जो मैंने बनाई थी। अब वो बना दी मैंने टीवी एक्टर्स के साथ, लेकिन वो पिक्चर थोड़ी सी इसलिए अलग थी, पूरी कंप्लीट फैमिली ड्रामा था, और उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था, जो कहीं ना कहीं आज भी बर्बाद किए हुए भोजपुरी को, कि वो जो फुहड़ता थी ना, वो फुहड़ता हिस्सा थी भोजपुरी फिल्म के अंदर, जो उसमें से कोई फुहड़ता मेरे में थी नहीं। लेकिन फिल्म रिलीज़ हुई, उसको अप्रिसिएशन बड़ा मिला। उस पिक्चर में मेरे को नुकसान हुआ पैसों का, लेकिन उस पिक्चर की वजह से ही मनोज तिवारी जी मुझसे मिले, उस पिक्चर की वजह से मैं रवि जी से मिला, उसी पिक्चर की वजह से सबके बीच में एक नाम बनने लग गया कि बोला एक डायरेक्टर आया हुआ जो अपनी मर्जी का बनाता है, उसको किसी स्टार से कोई मतलब नहीं, वो बनाएगा अपनी पिक्चर ही बनाएगा। लेकिन उन लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, जब चाहे मनोज जी हो, चाहे रवि जी हो, चाहे दिनेश हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने मेरे काम को बड़ा अप्रिशिएट किया हमेशा। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई, फिर घर द्वार बनी, फिर मैंने बालाजी को लेकर आया, जब हमारे रिश्ते ठीक हुए तो बालाजी को ले आया भोजपुरी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर। तो हमने 2 फिल्में साथ में बनाई, एक हम बाल ब्रह्मचारी तू कन्याकुमारी बनाई, जिसमें सिकंदर और रश्मि देसाई थी, और दूसरी पिक्चर हमने बनाई फिर गब्बर सिंह बनाई, जो शोले की रीमेक थी भोजपुरी में। तो हमने 2 फिल्में बनाई, फिर दौर चला, फिर रानी चली ससुराल बनाई 2015 में रिलीज़ हुई, फिर सपूत बनाई खेसारी के साथ। रानी से हमने मनमोहन तिवारी को लॉन्च किया था, सपूत बनाई, अब गबरू है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, तो गबरू पे काम चल रहा है। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। टीवी और भोजपुरी फिल्में साथ चलने लगी, और मुझे बड़ा अच्छा है जो भी जर्नी रही है अब तक की ना, वो जर्नी बड़ी सेटिस्फैक्टरी रही है, काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक बड़ा अप एंड डाउन रहा है, बहुत अप एंड डाउन रहा है लाइफ के अंदर, बट भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि बुरे से बुरा वक्त आया तो वो भी टल गया, और इज्जत हमेशा वैसे ही बरकरार रही, चाहे वक्त आपका सही चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि टेक्निकली मेरी अगर आप देखने जाए तो हिट के नाम पे मैं बोलूँगा तो हम बाल ब्रह्मचारी हिट थी। गब्बर सिंह कॉस्ट वाइजली उस ज़माने में 2008 में इतनी महंगी थी कि तब फिल्में ऐसी बनती नहीं थी, 2.5-3 करोड़ की उस वक्त की फिल्म थी, तो उसमें बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में बड़ा लॉसेस हुआ। फिर रानी चली ससुराल हमने बनाई, तो रानी चली ससुराल के अंदर भी मतलब लॉस देखना पड़ा। सपूत चली खेसारी वाली हमारी, फिर अब गबरू पे हमने कॉन्सेप्ट, हमने हीरो वर्दी वाला बनाया जो भोजपुरी की पहली वेब सीरीज़ थी, तो नहीं ऑल्ट बालाजी के लिए, ऑल्ट बालाजी के लिए हमने बनाई थी, तो वो उस पर आई। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी भाषा को
एक थोड़ा सा सम्मान दिलाने की तरफ चलें, भले उसके अंदर अपने साथ जो भी होता है, लेकिन पीछे कम से कम लोग ये ना कहें दैट कि हम भी आए, हमने भी यूज़ किया और हमने भी सारी चीज़ें की। फुहड़ता नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें दिमाग में रख के चले थे लाइफ के अंदर, और वो हमेशा वही ध्येय के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो आई थिंक आज हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली और आगे के लिए कुछ रख देते हैं, तो सर को थोड़ा फ्री कर देते हैं। तो एक लास्ट ये कहूँगी कि हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई मास्क में नहीं दिख रहा है मुझे, तो प्लीज़ आप इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि दोबारा एक दूसरी लहर भी आई है। तो उस दूसरी लहर से हम सबको बचना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सजग होना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कैरियर भी हो सकता है उस वायरस का। ऐसा नहीं हो कि मुझे हो गया है तो मुझे शायद पता भी नहीं चले मुझे हो गया है, लेकिन मैं शायद इनको ये वायरस गिफ्ट के रूप में वापस देके चला जाऊँ। तो हमें बहुत संभालने की ज़रूरत है, बस आप अपना ध्यान रखिए। और हमारे उदय भगत जी का जय जयकार है हर जगह पे, तो आगे भी जय जयकार रहेगा। मैं पूरी दुआ देता हूँ उन मीडिया को और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क बने और उदय बाबू की जय जयकार हमेशा चलती रहे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ महेश पांडे जी, जिनकी कहानी हमने सुनी। तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।